नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन पर। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायालयों को भरण पोषण कार्यवाही में मात्र रोजगार या आय की औपचारिक उपस्थिति से प्रभावित होने के बजाय वास्तविक वित्तीय वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करके व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने का आदेश दिया गया। न्यायालय ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को संशोधित किया जिसमें उसने पत्नी को कोई भरण पोषण नहीं दिया क्योंकि वह उसके भाई की कंपनी में निदेशक का पद रखती थी। जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा, यह सुस्थापित एवं सर्वमान्य न्यायिक सिद्धांत है कि न्यायालय को हाथी दांत से निर्णय नहीं लेना चाहिए तथा न्यायिक निर्णयों को कानूनी सिद्धांतों की अमूर्त व्याख्याओं से बंधे होने के बजाय समाज की व्यावहारिक वास्तविकताओं के साथ प्रतिध्वनित होना चाहिए। न्यायालयों के पास निस्संदेह दोहरी जिम्मेदारी है, कानून के शासन को बनाए रखना तथा ये सुनिश्चित करना कि न्याय समाज की गतिशील स्थितियों के प्रति प्रासंगिक एवं उत्तरदायी बना रहे। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चूंकि विवाह से पहले महिला के पास पारिवारिक व्यवसाय में नामात्र का रोजगार था, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि वह स्वयं कमाने में सक्षम थी क्योंकि वह विवाह से पहले काम कर रही थी। न्यायालय ने कहा, केवल ये तथ्य कि पत्नी पहले से ही रोजगार कर रही थी या उसके पास अतीत में आय का स्वतंत्र स्रोत था, उसके पति से भरण पोषण के दावे को अस्वीकार करने के लिए वैध आधार नहीं बन सकता। ये टिप्पणियां फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते समय की गईं, जिसके तहत याचिकाकर्ता को किसी भी अंतरिम भरण पोषण से वंचित कर दिया गया। उसके नाबालिग बेटे को 8,000 रुपये दिए गए। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि जिस एकमात्र आधार पर याचिकाकर्ता पत्नी को भरण पोषण से वंचित किया गया, वह ये था कि वह एक कंपनी में निदेशक के रूप में कार्यरत थी और पर्याप्त कमाई कर रही थी, वह गलत है। वास्तविकता को उचित महत्व नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि रोजगार केवल नामात्र की प्रकृति का था। याचिकाकर्ता के विवाह से पहले की अवधि से संबंधित था। प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा कि पति द्वारा ये दलील देना कि ऐसी स्थिति में, अर्थात जहां पत्नी को विवाह के पश्चात उसके पैतृक पारिवारिक व्यवसाय से हटा दिया गया, कि पत्नी स्वयं कमाने में सक्षम है क्योंकि वह विवाह से पूर्व से ही काम कर रही है, गलत तर्क है। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करते हुए न्यायालय ने पाया कि पत्नी पहले अपने भाई की कंपनी में कार्यरत थी, लेकिन प्रतिवादी पति से विवाह करने के पश्चात उसने उसे छोड़ दिया। न्यायालय ने कहा, किसी भी तरह से यह अपने आप में पर्याप्त कारक नहीं माना जा सकता। पत्नी के विरुद्ध किसी अन्य सामग्री के अभाव में याचिकाकर्ता नंबर 1 यहां पत्नी के विरुद्ध पति द्वारा अंतरिम भरण पोषण दिए जाने के लिए उसे अयोग्य ठहराने का आधार नहीं माना जा सकता है। केवल इसलिए कि पत्नी पहले नौकरी करती थी, पति से भरण पोषण का दावा अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल ये तथ्य कि पत्नी पहले नौकरी करती रही है या उसके पास अतीत में आय का स्वतंत्र स्रोत था, उसके पति से भरण पोषण का दावा अस्वीकार करने का वैध आधार नहीं हो सकता। इसमें आगे कहा गया, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि यदि पत्नी अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तो वह अपने पति से भरण पोषण का दावा करने की हकदार है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह वर्तमान में खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ है, न कि उसका पिछला रोजगार या पिछली वित्तीय स्वतंत्रता। जस्टिस गोयल ने स्पष्ट किया कि तर्क इस मान्यता में निहित है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं। यदि पत्नी कभी नौकरी करती थी तो उसकी नौकरी चली गई होगी या वह अपने नियंत्रण से परे कारकों के कारण अब खुद का भरण पोषण करने की स्थिति में नहीं होगी। इस प्रकार केवल पूर्व रोजगार का अस्तित्व भरण पोषण के मुद्दे को समाप्त नहीं करता है। कस्बे के पूर्व सरपंच व भाजपा भिनाई मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा के पिताजी सेवानिवृत्त शिक्षक देवीलाल जी शर्मा का रविवार 17 नवंबर को निधन हो जाने पर उनका अंतिम संस्कार कस्बे के मौजधाम पर किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में परिवार समाज सहित क्षेत्र के हजारों गणमान्य नागरिक मौजूद रहे, जिन्होंने अंतिम यात्रा में शामिल होकर मोक्ष धाम पहुंचकर उनके शरीर को पंच तत्व में विलीन करने में अपना सहयोग प्रदान किया।
स्वर्गीय देवीलाल जी की व्यवहार कुशलता, धर्म के प्रति समर्पण भाव व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका की वजह से तथा उनके प्रति प्रेम भाव व समर्पण की वजह से हजारों लोगों ने मौक्षधाम पहुंचकर मुखाग्नि देते हुए अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के बाद से ही लगातार 12 दिन तक के लिए उनके निवास स्थान पर बैठक व शोक सभा रखी गई है। बुधवार 20 नवंबर को उनके निज निवास बांदनवाड़ा में श्रद्धांजलि सभा तथा पगड़ी दस्तूर की रस्म अदा की गई, जिसमें स्वर्गीय देवीलाल जी शर्मा के परिवार सहित मित्रों व शुभचिंतकों की उपस्थिति दिखाई दी। श्रद्धांजलि सभा में परिवार के सदस्यों व क्षेत्र के नागरिक बंधुओं ने स्वर्गीय देवीलाल शर्मा की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों व शुभचिंतकों ने एक एक कर पुष्प चढ़ाकर इस महान आत्मा को भावभीनी विदाई दी। स्वर्गीय देवीलाल शर्मा की व्यवहार कुशलता, धर्म के प्रति समर्पण भाव व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका की वजह से तथा उनके पुत्रों के प्रति प्रेम भाव व समर्पण की वजह से रोजाना सैकड़ों लोग उनके निज निवास पहुंचकर पुष्पांजलि व श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कस्बेवासियों ने बताया कि स्वर्गीय देवीलाल शर्मा एक आदर्श शिक्षक थे, जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद भी शिक्षा के प्रति अलख जगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कस्बे में श्री राम पारायण मंडल जैसे धार्मिक संगठन को स्थापित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वर्गीय देवीलाल जी ने धर्म के प्रति समर्पण भाव व मानव मात्र की सेवा की भावना को रखने के साथ साथ अपनी संतान को भी संस्कारित शिक्षा दिलवाकर समाज में महत्वपूर्ण ओहदे पर पहुंचाया, वरन अपने व्यवहार, कार्यकुशलता व धर्मपरायणता की वजह से परिवार, समाज सहित क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान रहा है। स्वर्गीय देवीलाल जी अपने पीछे पूरा भरा परिवार छोड़कर गए हैं। उनके पुत्रों ने अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम श्रेष्ठ किया है। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि स्वर्गीय देवीलाल शर्मा जी ने शिक्षक के पद पर रहते हुए पूरी ईमानदारी व मेहनत से काम करते हुए कस्बे का नाम रोशन किया है। इसके साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने परिवार की उन्नति में लगाया, बच्चों को संस्कारित शिक्षा दिलवाई, पूजा पाठ व धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि जैसा उनका व्यवहार था वैसा ही व्यवहार उनकी संतानों का है। इनके पुत्र भी अपने स्वर्गीय पिता की तरह पूरा मान सम्मान देते हुए उनकी यथासंभव मदद करते हैं। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय देवीलाल जी के 4 पुत्र हैं, जिनमें से बड़े पुत्र तुकाराम जी राजस्थान रोडवेज में कार्यरत हैं। दूसरे पुत्र दावराम शर्मा जी हैं, जो समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते हुए सरपंच भी रह चुके हैं तथा वर्तमान में भाजपा भिनाय मंडल अध्यक्ष हैं। तीसरे पुत्र सीताराम शर्मा हैं, जो व्यापारी होकर अपने ईमानदारी से अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। चौथे पुत्र शांतिलाल हैं, जो ठेकेदारी और प्रॉपर्टी का बिजनेस करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इसके अलावा पोते पोती भी पढ़ाई करके समाज व परिवार में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। परिवार के सदस्यों में शिक्षा के प्रति जागरूकता और समाज सेवा की जो भावना देखने को मिल रही है, वो स्वर्गीय देवीलाल जी के द्वारा दिए गए संस्कारों का ही परिणाम है। स्वर्गीय देवीलाल जी यूं तो काफी अच्छी आयु लेकर तथा स्वस्थ व सादा जीवन जीकर अपनी इच्छा से अपनी देह त्याग करके गए हैं, लेकिन फिर भी परिवार, समाज सहित गांव में उनके जाने का अत्यंत दुख है, जिसके चलते कस्बे में शोक की लहर दौड़ रही है। और अंतिम यात्रा सहित बैठक पर उपस्थित नागरिकों की संख्या से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। कस्बे के श्रीनाथ हॉस्पिटल में असाधारण देखभाल और आमजन के कल्याण के लिए समर्पित अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा का शुभारंभ पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी किशन चंद्र जी शर्मा ने फीता काटकर किया। इस दौरान पूर्व वाइस चेयरमैन सहदेव सिंह कुशवाहा, ज्ञान चंद सिंघवी, दातार सिंह नरुका, संजीव भटेवड़ा, गुलाबपुरा सीओ जितेंद्र सिंह, डॉक्टर AP माथुर, डॉक्टर नितिन दरगढ़, डॉक्टर पंकज धनोपिया, डॉक्टर राजेश अग्रवाल, डॉक्टर गोपाल जोशी, डॉक्टर बोडिया पंचोली, आशीष कुमावत आदि के अलावा अन्य व स्टाफ रहा मौजूद। इस मौके पर डॉक्टर अजय शर्मा ने पधारे हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए मानव सेवा को समर्पित चिकित्सा सुविधाएं देना बताया। टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा चुनाव के दौरान समरावता गांव में हुए विवाद के बाद अलीगढ़ टोल प्लाजा के पास पत्रकार और कैमरामैन पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में केकड़ी जिले के पत्रकारों ने गहरा रोष जताया है। घटना के विरोध में IFWJ के प्रदेशव्यापी आह्वान पर बुधवार को केकड़ी जिला इकाई ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने व पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की है।
ज्ञापन में हमले को सुनियोजित बताते हुए कहा कि कवरेज के दौरान पत्रकारों पर हमला कर उन्हें गंभीर चोट पहुंचाई गई, कैमरा और माइक तोड़ दिए गए, कैमरा जलाने तक की घटना सामने आई। हमले से घिरे पत्रकारों ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से मदद की गुहार लगाई, जिससे उनकी जान बचाई जा सकी। ज्ञापन के माध्यम से पत्रकारों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और राजस्थान में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की। उन्होंने बताया कि IFWJ लंबे समय से यह मांग कर रहा है, लेकिन अब तक सरकार ने इस पर गंभीर कदम नहीं उठाए हैं। इस मौके पर उमाशंकर वैष्णव, मुकेश नायक, मनोज गुर्जर, अतुल दाधीच, सिकंदर अली, गिरधर गोपाल, शिव प्रकाश चौधरी आदि मौजूद रहे। जिला कलेक्टर श्रीमती श्वेता चौहान ने बुधवार को सावर ब्लॉक के ग्राम पंचायत जैतपुरा, बाजटा, कालेड़ा कवर्जी एवं माधोसागर स्थित प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने शिक्षा नीतियों के क्रियान्वयन, विद्यालय के बुनियादी ढांचे और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने छात्रों, शिक्षकों और स्कूल स्टाफ के साथ संवाद किया और स्कूलों की स्थिति तथा उनके सामने आने वाली चुनौतियों की जानकारी प्राप्त की। विद्यालय में नामांकन कम होने पर नामांकन बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय स्टाफ की उपस्थिति पंजिका, कक्षाओं, शैक्षणिक सामग्री और स्वच्छता सुविधाओं की भी बारीकी से जांच की। जिला कलेक्टर ने छात्रों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की जांच करने के लिए स्वयं भोजन का स्वाद चखा। उन्होंने कुछ स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त किया, जबकि जहां कमियां पाई गईं, वहां तुरंत सुधार के निर्देश दिए। विद्यालय परिसर में साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारे जिले का भविष्य इन छात्रों के हाथ में है और इन्हें बेहतर शिक्षण माहौल प्रदान करना हमारा सामूहिक दायित्व है। शिक्षा की गुणवत्ता से लेकर छात्रों को मिलने वाले भोजन तक हर पहलू उच्च मानकों पर खरा उतरना चाहिए। जिला कलेक्टर ने शिक्षकों और छात्रों में नियमितता और समय पालन के महत्व पर भी जोर दिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी खामी को शीघ्र ठीक किया जाए। जिले के दूर दराज के क्षेत्र में दौरा कर जिला कलेक्टर ने आखिरी छोर पर संपादित राजकीय कार्यालय की गुणवत्ता जांच कर राज्य सरकार की समान एवं उच्च गुणवत्ता शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं उपकरण व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, वॉकिंग स्टिक, बैसाखी, CP चेयर, ब्लाइंड स्टिक, श्रवण यंत्र आदि उपलब्ध करवाए जाने हेतु बुधवार को पंचायत समिति टोडराइसिंग में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 87 दिव्यांगों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र UDID हेतु असेसमेंट किया गया एवं 49 कृत्रिम अंग उपकरणों हेतु दिव्यांगों के आवेदन प्राप्त हुए। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने बताया कि 3 दिन चले इन विशेष शिविरों में कुल 303 दिव्यांग प्रमाण पत्रों हेतु असेसमेंट तथा 112 दिव्यांगों का विभिन्न प्रकार के कृत्रिम अंग उपकरणों हेतु चयन किया गया है। गत 3 माह से दिव्यांगों हेतु निरंतर शिविर लगाकर दिव्यांग प्रमाण पत्र UDID असेसमेंट, कृत्रिम अंग उपकरणों, रेलवे रोडवेज पास बनवाने, राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं जैसे पेंशन पालनहार से जोड़ने हेतु समस्त संबंधित विभागों के द्वारा सम्मिलित रूप से कार्य किया गया है। शिविर में उपखंड अधिकारी कपिल शर्मा, विकास अधिकारी सतपाल कुमावत, BCMO रोहित ढांढोरिया, जिला समाज कल्याण अधिकारी इंद्रजीत सिंह, छात्रावास अधीक्षक गजेंद्र कुमावत, चिकित्सा विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सक तथा शिक्षा विभाग के विशेष शिक्षक मौजूद रहे।